हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं प्रदीप झा आप सभी लोग एक बार फिर से आप अपने यूट्यूब चैनल आत्मनिर्भर पाठशाला पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम 6ठी JPSC जो अंधहीन कथा बन चुकी है उसी के रिगार्डिंग बात करने के लिए आया हूँ। आप सभी लोग को पता होगा कि 28/7 को जो उच्चतम न्यायालय है उसमें आखिरी सुनवाई हो चुकी है और निर्णय को जो है रिजर्व रख लिया गया है और डिसीजन जो है कभी भी आ सकता है। अभी इतना जल्दी तो नहीं आएगा क्योंकि 1 सप्ताह का टाइम दिया गया है सभी पक्षों को। कुछ अगर उनको और कुछ कहना है अपने तरफ से अपनी ओर से तो उनको रिटर्न सबमिशन आप वो कर सकते हैं। उसके लिए 1 सप्ताह का टाइम दिया गया है। तो 4 अगस्त तक तो इस पर कोई डिसीजन आने वाला है नहीं। उसके बाद ही जो है लगभग समझिए कि सुप्रीम कोर्ट जो है मैक्सिमम ये कोई वैसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन मैक्सिमम 2 महीने के अंदर अगर कोई डिसीजन को रिजर्व रखती है तो मैक्सिमम 2 महीने के अंदर वो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट जनरली दे देती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने कब तक डिसीजन आ सकता है। तो आज हम 6 JPSC पे जो बात करने वाले हैं अच्छे से, क्योंकि ये अब मामला लगता है कि अब अपने अंजाम तक पहुंचने वाली है। बहुत जल्द इसके ये अंतिम पड़ाव तक पहुंच चुकी है। आखिरी सीढ़ी ही इसका बचा हुआ है। बस डिसीजन जो भी सुप्रीम कोर्ट का होगा, क्योंकि वो सभी पक्ष को मान्य होगा, क्योंकि अब ये आखिरी न्यायालय है, ये एपेक्स कोर्ट है। इसका डिसीजन सभी को मान्य होता है और सभी को स्वीकार करना पड़ता है। इसके बाद फिर आप कहीं और अपील करने नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए ये जो सिलसिला है 6ठी JPSC का, आप सभी को पता होगा कि इसकी वैकेंसी जो है 2015-16 में 15-16 में आई थी। आप सभी को पता होगा। ये एक्चुअली थ्रू आउट इसके थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि क्या सिचुएशन है, कैसा क्या हो सकता है, क्या होने वाला है। वो सब तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पे डिपेंड है कि क्या होगा। जो भी निर्णय होगा, जो भी डिसीजन दिया जाएगा, सभी पक्ष को मान होगा। लेकिन देखिए इतना कॉम्प्लिकेशन कैसे बढ़ गया, क्यों बढ़ गया, इसमें किसकी गलती है, किससे गलती हो गई और किसके चूक और गलती का परिणाम जो है सिर्फ और सिर्फ किसको भुगतना पड़ रहा है, छात्रों को। ठीक है, अब देखिए 2015-16 में 326 पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन आया था। ठीक है, तो करीब 120 लाख के आसपास एप्लीकेंट फॉर्म डाला गया था इसमें। और करीब समझिए कि 72,000 के आसपास कैंडिडेट जो स्टूडेंट इसमें अपीयर हुआ था। इसका जो एग्ज़ाम हुआ था वो आपको 2016 के दिसंबर में ये प्रारंभिक परीक्षा इसकी संपन्न हुई थी। और फरवरी 2017 में जो प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जो है पहली बार, क्योंकि पहली बार इसलिए कहना पड़ रहा है कि बहुत बार रिजल्ट आया है दोस्तों इसका, इसलिए कहना जरूरी है कि प्रथम बार रिजल्ट आया था वो फरवरी 2017 में। वो आया था आपका 5138 टोटल सीट का लगभग 15 गुना ये रिजल्ट आया था। जो ही ये रिजल्ट पब्लिश हुआ फरवरी 2017 में तो विवाद शुरू हो गया। विवाद का कारण ये था कि इसमें आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया था और आरक्षण प्रारंभिक परीक्षा में नहीं दिया गया था। इसके कारण इसका परिणाम यह हुआ कि जनरल का कट ऑफ जो है 208 था, जबकि ओबीसी का कट ऑफ जो है आपका कि इससे अधिक चला गया था, 260 के अराउंड चला गया था, 260 प्लस चला गया था। इसके कारण विवाद बढ़ गया, बहुत आंदोलन हुआ छात्रों के द्वारा, क्योंकि जनरली ऐसा होता नहीं है कि किसी के रिजर्व जो कैटेगरी का जो छात्र है उसका कट ऑफ जो है जनरल से अधिक चला जाए। इस विवाद के कारण क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने, कार्यपालिका ने एक निर्णय लिया कि, और कोर्ट में भी मामला था लेकिन कार्यपालिका ने पहले ही निर्णय ले लिया था, तो कोर्ट फिर उस मामला को अपने आप ही वो ख़त्म हो गया। क्योंकि उसमें क्या गया कि 208 तक जो ओबीसी के छात्र मार्क्स लाए थे उनका रिजल्ट दे दिया गया, मतलब उनको प्रारंभिक परीक्षा में रिजल्ट में उनको सफल घोषित कर दिया गया। उसके कारण क्या हुआ कि इसमें 965 रिजल्ट और ऐड हो गया। ये हो गया टोटल रिजल्ट, अब हो गया 6103। ठीक है, इसके जो यूँ ही ये रिजल्ट आया तो एक विवाद फिर से हो गया कि जो ओबीसी का जो रिजल्ट था, चूँकि ये रूल था कि 15 गुना रिजल्ट दिया जाए, मतलब 15 टाइम रिजल्ट देने का प्रावधान था उसके नियमावली में, नोटिफिकेशन में। तो बाकी कैटेगरी, बाकी जो स्टूडेंट जनरल हैं, एससी हैं, एसटी हैं, उसका रिजल्ट तो 15 गुना रहा, लेकिन ओबीसी का रिजल्ट जो है वो 260 गुना आसपास हो गया, है ना। बस विवाद यहीं पे शुरू हो गया। विवाद जब फिर से आंदोलन शुरू हो गया कि किसी एक का रिजल्ट इतना गुना कैसे हो सकता है, तो नियमावली जो है 15 गुना का जो इसमें उल्लंघन हो गया। तो आपको पता होगा गलती पे गलती होती गई कार्यपालिका के द्वारा। तो उसमें क्या हुआ कि नेतृहाट कैबिनेट की मीटिंग हुई, उसमें
ये निर्णय लिया गया कि जो मिनिमम कट ऑफ था, जैसे जनरल का 40%, जो बाकी कैटेगरी किसी का 36.5%, किसी का 34%, कैटेगरी वाइज जो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स था, इससे अगर कम आएगा तो बच्चे को फेल समझा जाएगा उस कैटेगरी, उसको ही कट ऑफ मान लिया गया। उससे ऊपर जो जनरल के 40% से अधिक जो मार्क्स लाए थे पीटी में जो छात्र, या ओबीसी में 38.5% से अधिक मार्क्स लाए थे जो छात्र, जो स्टूडेंट, उस सभी को पास कर दिया गया। ऐसा पहली बार हुआ, किसी मिनिमम कटअप पे ही सभी को पास कर दिया गया। क्यों? क्योंकि सब सारा जो पक्ष है खुश रहे। अब देखिए इससे कितना कॉम्प्लिकेशन बढ़ता गया। अब क्या हो गया, रिजल्ट जो बढ़कर जो है, ये रिजल्ट करीब करीब 34 की हो गया। मतलब समझिए आप कि लगभग 27-28 हज़ार रिजल्ट और दे दिया गया, और कुल रिजल्ट जो है 34,000 हो गया, है ना। 72,000 टोटल स्टूडेंट एपीयर हुआ था, और 34,000 जो स्टूडेंट है वो पीटी पास कर गया। ठीक है, उस पर क्या हुआ कि मामला फिर से कोर्ट में गया, बहुत सारा हंगामा भी हुआ। एक एग्जाम, मेंस एग्जाम जब हुआ था उससे 1-2 दिन पहले तक भी ये पता नहीं था कि एग्जाम होगा या नहीं होगा, लेकिन कोर्ट ने उस समय, हाई कोर्ट ने बोल दिया कि एग्जाम ले लेने के लिए एग्जाम परमिशन दे दिया। तो 34,000 जो बच्चे थे, सभी बच्चे का एग्जाम हुआ। उसमें ठीक है, एपीआर उतने छात्र नहीं हुए, करीब 20,000 के आसपास छात्रों ने मेंस परीक्षा दिया था। मेंस परीक्षा संपन्न हो गया, और उधर कोर्ट में जो मामला वो भी चल रहा था। तो कोर्ट ने काफ़ी डिसीजन आया कि नहीं, जो दूसरा रिजल्ट था, यानी ये रिजल्ट था, ये रिजल्ट इनवैलिड हो गया, और ये रिजल्ट को ही मान्य माना गया। कहा गया कि इसी के आधार पे मुख्य परीक्षा का परिणाम जो है वो दिया जाए, ये कोर्ट का निर्णय आया। ठीक है, अब तो ये रिजल्ट अमान्य हो गया। ठीक है, अब इसके आधार पे मतलब सिर्फ 6103 छात्रों का ही मुख्य परीक्षा का जो कॉपी है वो चेक किया गया। उसी के आधार पे मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ, और उस सबका जो इंटरव्यू ले लिया गया। इंटरव्यू के बाद जो है इसमें से 326 स्टूडेंट फाइनली सफल हुए। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था, 326 स्टूडेंट फाइनली सफल हो गए, सब कुछ ठीक रहा। जो ही मार्क्स आया, कट ऑफ मार्क्स आया, सबका मार्क्स इंडिविजुअल आया, तो बहुत ज़्यादा बवाल हो गया, क्योंकि जेपीएससी के द्वारा बहुत बड़ी ब्लंडर गलती कर दिया गया था। गलती ये किया गया था कि अब समझिए कि जेपीएससी ने, उसकी नियमावली में था कि पहला पेपर जो हिंदी इंग्लिश का क्वालिफाइंग होगा, उसका मार्क्स मेरिट में ऐड नहीं होगा, उसमें 30 मिनिमम 30 मार्क्स लाना जो है ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, इतना मार्क्स लाना अनिवार्य है। इससे कम अगर किसी छात्र को आएगा तो उसको फेल माना जाएगा और सफल माना जाएगा। साथ ही दूसरा कंडीशन ये था कि ईच पेपर में जो 40% जो जनरल का जो था कट ऑफ क्राइटेरिया, ओबीसी के लिए 38.5%, SC ST के लिए 36 या समथिंग, ऐसे था, अलग अलग था, कट ऑफ का निर्धारण किया गया था। तो उसमें इस पेपर में इतना मार्क्स संबंधित कैटेगरी को लाना अनिवार्य था। तो उस दोनों नियम को जो है जेपीएससी ने नहीं माना, और इसको भी मेरिट में, जो हिंदी इंग्लिश का क्वालिफाइंग पेपर था उसको भी मेरिट लिस्ट में, उसके मार्क्स को मेरिट लिस्ट में ऐड कर दिया गया। साथ में जो इस पेपर में जो 40% या 38% या 36% जो भी क्वालिफाइंग मार्क्स था उसको नहीं मान के उसने क्या किया कि एग्रीगेट मार्क्स पे मेरिट निकाल दिया। ये दो जो ही मार्क्स आया तो बहुत बड़ा ये बवाल हो गया, बवाल शुरू हो गया। फिर मामला चला गया कोर्ट में। ठीक है, कोर्ट मामला चला गया। जो 326 छात्र थे वो ज्वाइन कर लिए, 1 साल से करीब नौकरी कर रहे थे। तो सिंगल बेंच में जो ये जो 2 पक्ष था, सिंगल बेंच में जो हाईकोर्ट का सिंगल बेंच था उसमें निर्णय आया कि ये जो नियुक्ति है, जो मेरिट है, वो उसको अवैध माना, और इसके मार्क्स को घटा के, यानी हटा के, और साथ में इच पेपर जो क्वालिफाइंग मार्क्स था मिनिमम, उस नियम को पालन करते हुए नई मेरिट लिस्ट निकालने का कोर्ट ने ऑर्डर दिया। ठीक है, उससे क्या हो गया कि उससे विवाद, उससे मामला ये हो गया कि ऐसे ये 326 में से 62 स्टूडेंट ऐसे थे जो ये रूल रेगुलेशन जो ही अप्लाई होता तो 62 स्टूडेंट की नौकरी चली जाती है ना। तो ये लोग चले गए डबल बेंच में। जब ये जो सिंगल बेंच का जो डिसीजन आया था वो आप समझिए कि 7 जून 2021 को सिंगल बेंच का डिसीजन आया था। ठीक है, ये डिसीजन था। उसके बाद जो 62 लोग बाहर हो रहे थे, इस रूल के जो ही रूल फॉलो हुआ तो 62 लोग बाहर हो जा रहे थे और नए 62 लोगों की एंट्री हो रही थी। ठीक है, तो उसके आधार पे क्या हुआ कि ये जो 62 लोग बाहर हो रहे थे वो चले गए डबल बेंच में। लेकिन डबल बेंच में क्या हुआ, फिर से 17 फरवरी 2022 को 17 फरवरी 2022 को क्या हुआ कि फिर से डिसीजन आया। एक डिसीजन ये आया कि जो सिंगल बेंच का डिसीजन था वो सही था। सिंगल बेंच का डिसीजन था वो
सही था। उसके बाद क्या हुआ कि जेपीएससी ने उसके डबल बेंच के डिसीजन के आधार पे रिजल्ट निकाला, उससे 62 लोगों को बाहर कर दिया गया और नए 62 लोग की एंट्री हो गई, ठीक है, मेरिट लिस्ट में। ठीक है, अब क्या हो गया कि जो 62 लोग बाहर हो रहे थे वो चले गए सुप्रीम कोर्ट। जाहिर सी बात है, जाना ही था, सुप्रीम कोर्ट चले गए। और जब सुप्रीम कोर्ट चले गए तो उसमें क्या हो गया, बहुत सारा पक्ष हो गया। एक तो 62 लोग बाहर हो गए, उनका पक्ष हो गया, और उसके बाद समझिए आपकी एक पक्ष वो हो गया जो बाहर हो गए थे, एक पक्ष वो हो गया जो 62 लोग एंट्री किए थे वो भी चला गया, उनको भी लगा कि अब अंदर हो गए तो मेरी भी नौकरी बची रहनी चाहिए। और एक तो वैसे छात्र थे जो 3 गुना, अभी मैं बात करूंगा उस पर, और कॉम्प्लिकेशन बढ़ता ही गया। तो 4 पक्ष हो गए, कुल जो है 4 पक्ष हो गया। पहला हो गया जो 62 लोग बाहर हो गए वो पक्ष हो गया, दूसरा जो 62 लोग एंट्री हो गई वो लोग भी चले, वो भी लगे साथ में लगे मेरे पक्ष को भी सुना जाए। एक और पक्ष था हुआ कि अब देखिए कि ज्यों ही को फिर से जेपीएससी ने एक गलती की, कि गलती ये हुआ जेपीएससी के द्वारा कि जब भी उसने क्या किया, जो इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया था 990 स्टूडेंट जो है, और समझिए इसमें से 990 स्टूडेंट जो है इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया था। तो जब 326 में से 62 लोग बाहर हो रहे थे मान लीजिए, है ना, तो 990 में से भी इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो ही रूल फॉलो होगा, दोनों रूल अलग अलग, तो इसमें से भी कुछ लोग तो बाहर लोग, इसका अभी ये नहीं पता किसी को कि कितना लोग इसमें बाहर हो जाएंगे, लेकिन लगभग एक समझिए कि 200 प्लस लोग तो जरूर बाहर होंगे। 326 में फाइनल मेरिट लिस्ट में से अगर 62 लोग बाहर हो रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि 990 में से कम 200 तो बाहर होंगे ही होंगे। जो ही ये होगा तो मान लीजिए 790 ही, मतलब 790 में से ही उसने क्या किया, जेपीएससी ने मेरिट लिस्ट निकाल दिया, रिवाइज मेरिट लिस्ट निकाला। ठीक है, तो आप देखिए कि इंटरव्यू मेंस में जो 3 गुना का रूल होता है कि मेंस में सीट के 3 गुना छात्र को सफल कराया जाएगा इंटरव्यू के लिए, इस रूल को यहाँ पे फॉलो नहीं किया गया। अगर ऐसा होता पहले के केस में क्या होता है, कुछ नए बच्चों की एंट्री होनी चाहिए थी, कुछ नए बच्चों की एंट्री हो जानी थी, जिनको इंटरव्यू का मौका मिलता, तो वो लोग भी चले गए सुप्रीम कोर्ट में एक पक्ष बन के कि हमको इंटरव्यू का मौका दिया जाना चाहिए था। एक ये लोग हो गया। एक लोग ऐसा भी हो गया जो कैंसिल कराने के फेवर में थे, उनका ये कहना था कि अगर मान लीजिए कि जो भी 200 लोगों की एंट्री होती इंटरव्यू के लिए, वो संभव कैसे था, संभव इसलिए नहीं था कि सबका मार्क्स जो है, मेंस का मार्क्स पब्लिक डोमेन में था। चूँकि सबका मार्क्स पब्लिक डोमेन में था तो ऐसा संभव ही नहीं है कि मेंस का मार्क्स आपको पता हो और फिर आप इंटरव्यू देने के लिए जाएं। तो उससे क्या होता कि भ्रष्टाचार को और बढ़ावा मिलता, ऐसा संभव ही नहीं है। तो इन लोग एक पक्ष और बना जो उनका ये कहना था कि सारे प्रोसेस में शुरू से ही गलती हो रही है। अगर अभी भी अगर नए बच्चों को इंटरव्यू करवाया जाता है तो फिर से जो पारदर्शिता है, जो सिक्रेसी है, जो वो उसका उल्लंघन होगा, और क्या होगा कि सबको अपना मार्क्स मेंस का पता रहेगा, फिर इंटरव्यू के लिए कैसे बुलाया जा सकता है। तो एक पक्ष और बन गया जो रद्द के पक्ष में थे। ठीक है, तो इस तरह से 4 पक्ष बन गया। अब देखिए कि मामला कहाँ आके उलझ गया है। फाइनली सुप्रीम कोर्ट में 28 जुलाई 2022 को अंतिम जो बहस है वो पूरी हो चुकी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस डिसीजन को रिजर्व रख दिया गया और 1 सप्ताह का टाइम दिया गया सभी पक्षों को। और कुछ उनको और कहना है, कुछ और भी कहना है अगर, तो ये देखिए कि फिर से तो और 1 सप्ताह में उसको लिखित, सबको अपना अपना पक्ष कुछ और कहना है तो आप लिखित रूप में उसका बता सकते हैं, दे सकते हैं, उसको सबमिट करना। उसके बाद फिर जो है 4 अगस्त के बाद इस पर निर्णय कभी भी आ सकती है। तो अब ये जो पिछले 6-7 साल से ये जेपीएससी का जो सिलसिला चल रहा है 6ठी वाली का, तो आप लोग बस उसका अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुका है। जल्दी ही इस कथा, जो अंतहीन कथा है, वो उसकी अंत होने वाली है। बस सभी पक्षों को उस निर्णय का इंतजार है। आगे देखिए क्या होता है। ये सारा सिचुएशन था। अब एक चीज़ और समझिए कि अभी देखिए मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि क्या हुआ कि मेंस का जो कट ऑफ था, मान लीजिए मेंस का इंटरव्यू का जो फाइनल कट ऑफ था जनरल का, वो 600 सिलेक्शन का कट ऑफ था। जो ही रिवाइज रिजल्ट जारी हुआ कि ये 30 बच्चे जो 30% वाला कंडीशन, इस पेपर वाला कंडीशन फॉलो हुआ, ये कट ऑफ घट के क्या हुआ कि 575 हो गया, 575 हो गया। ठीक है, अब देखिए आपकी कॉम्प्लिकेशन क्या है इसमें। मेन उस समय जब रिजल्ट आया था मेंस का, जो आया था, जो 990 रिजल्ट आया था, उस समय जो जनरल का जो कट ऑफ था वो आई थिंक 508 था, 508 कट ऑफ था, है ना, 508 कट ऑफ था। तो अब देखिए कि जो मेंस पास किया उस समय पे
उसी में से अभी सिलेक्शन कर लिया गया जो इंटरव्यू दिया है, ठीक है। लेकिन होना ही चाहिए था कि जब 575 कट ऑफ गया तो जनरली क्या होता कि ये कट ऑफ भी नीचे जाता, ये कट ऑफ भी नीचे जाना चाहिए था। यूं ही कुछ एक्स्ट्रा बच्चे जो एलिजिबल नहीं थे इंटरव्यू देने के लिए, क्योंकि ये पहला पेपर का जो नियम था ये इसका मार्क्स ऐड कर दिया गया था, इस पेपर वाला नियम को, मिनिमम मार्क्स वाला नियम जो था उसको फॉलो नहीं किया गया था। इसके कारण कम से कम समझिए कि 200-250 छात्र ऐसे जरूर रहे होंगे जिनको इंटरव्यू देने का मौका मिला, जो अगर रूल को अगर फॉलो किया जाता तरीके से तो उनको इंटरव्यू देने का मौका नहीं मिलता। फिर होता क्या उस समय, ये कट ऑफ भी जो है ना कुछ न कुछ कम था। अगर मान लीजिए यहाँ पे 25 नंबर कट ऑफ कम हुआ है तो यहाँ पे भी 20 नंबर कट ऑफ कम होता, तो ये कट ऑफ जो है आप समझिए कि 488 के आसपास चला जाएगा, है ना। लेकिन जेपीएससी ने क्या किया कि इसी के ऊपर वाले में से ही उसने रिजल्ट ले लिया। तो ऐसे बच्चे होंगे ना, जो ही ये रूल फॉलो होता तो कट ऑफ कम जाता, तो जिसको इस रेंज में 490 से प्लस मार्क्स होगा उनको इंटरव्यू का मौका मिलना चाहिए था, क्योंकि ये 200-250 बच्चे बाहर होते, वो सक्षम, वो एलिजिबल थे ही नहीं इंटरव्यू देने के लिए। लेकिन उनको गलत नियम के आधार पर उनको मौका मिल गया और उसके कारण कट ऑफ ज़्यादा चला गया एग्रीगेट मार्क्स के कारण, और इसको पेपर 1 को मेरिट लिस्ट में ऐड करने के कारण। तो अब देखिए कुछ बच्चे को एंट्री करानी चाहिए थी जेपीएससी को, लेकिन ज्यों ही एंट्री करवाया जाता तो फिर से प्रॉब्लम हो जाता कि सबको मार्क्स अपना अपना मेंस का पता था। तो जेपीएससी अगर ऐसा करती तो और उलझ जाती। तो उसने क्या किया कि उसी में से जो इंटरव्यू दिए थे जो जितने स्टूडेंट, उसी में से जो है उन्हें सिलेक्ट कर लिया और 62 लोगों को उसी में से अंदर कर दिया, ठीक है। यही प्रॉब्लम हो गई। अगर सब समझ रहे हैं कितना कॉम्प्लिकेशन हो गया। तो गलती तो हुई है, ये गलती ऐसी हुई है कि अब देखिए उसका उपाय क्या है। जल्द ही डिसीजन आ जाएगा, सभी पक्ष को उस डिसीजन को मानना पड़ेगा, मानेंगे ही, मानते ही हैं लोग उच्चतम न्यायालय के डिसीजन को। बाकी सभी लोगों की तरफ मेरा भी इंतजार है कि देखिए इसमें क्या डिसीजन आता है। हो सकता है कि बहुत कुछ ऐतिहासिक डिसीजन हो, क्योंकि पेच बहुत फंसा हुआ, कॉम्प्लिकेशन बहुत ही ज़्यादा है। तो आप लोगों की तरह ही मैं भी इसका इंतजार ही कर रहा हूँ। जो भी डिसीजन आता है उसके बाद फिर से हम लोग आके बात करेंगे और देखते हैं कि क्या होता है। अगर सभी पक्ष को, कोई एक पक्षी के पक्ष में न्याय होगा, पता है कि सभी पक्ष को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। हो सकता है कोई बीच का रास्ता अगर सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय निकाल सकती है तो निकाल सकती है, तो निकालेगी। फाइनली देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।